नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पहली खबर है दिल्ली में 13 तारीख से गाड़ियों को लेकर ऑड इवन सिस्टम लागू हो गया है। वहीं दूसरी खबर है रामनगरी अयोध्या से, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत पूजा की गई, जिसे अब पूरे देश के राम भक्तों के पास भेजा जाएगा। वहीं तीसरी खबर है अलीगढ़ से, जहां लोगों ने एक बीजेपी नेता की दबंगई से परेशान होकर घरों के बाहर घर बेचने के पोस्टर लगा दिए। और चौथी खबर है बदायूं से, जहां रक्षक ही भक्षक बन गया। एक एसओजी के सिपाही ने बीच सड़क ऑटो वाले की सिर्फ इस बात को लेकर पिटाई कर दी क्योंकि वो ऑटो उसकी बाइक से टच हो गया था। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी, प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार का फैसला लिया गया है। दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन सिस्टम लागू होगा। गोपाल राय, जो कि परिवहन मंत्री है, उन्होंने ये जानकारी दी है। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन की पाबंदियां लागू की है। दिल्ली में हर तरफ के निर्माण कार्य पर रोक है। 10 नवंबर तक सभी स्कूल बंद हो चुके होंगे और 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले होंगे। तो महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ऑड इवन सिस्टम अब 13 से 20 तक लागू होगा। बता दें कि हर साल अमूमन यही तस्वीरें निकल के सामने आती है और ग्रैब 4 में इस वक्त दिल्ली पहुंच चुका है। ग्रैब 4 सिस्टम लागू हो चुका है। कई जगह ऐसे हैं श्रेणी जो 999 के पार पहुंच चुके हैं। टेम्परेचर का लगातार गिरना और हवा की स्पीड 30 अक्टूबर से लगातार ठहराव की स्थिति में है। बहुत ही लो गति जो है वो हवा की दर्ज की जा रही है। हमने ये देखा है कि 30 अक्टूबर को दिल्ली का एक्यूआई का जो स्तर था वो 347 था। 31 अक्टूबर को 359 हुआ। 1 नवंबर को 364 हुआ। 2 नवंबर को 392 हुआ। 3 नवंबर को 468 हुआ। 4 नवंबर को 415 था। फिर 5 नवंबर को बढ़कर के 454 हुआ और आज ये पुनः उसमें सुधार दर्ज किया गया है और ये 468 तक जो चला गया था वो अब कम होकर के 436 रहा है। और इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर है, प्रदूषण पर एक्शन में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है। बॉर्डर्स पर 1767 ट्रकों को रोका गया है। और दिल्ली से ये बड़ी खबर है, प्रदूषण पर एक्शन में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है और बॉर्डर पर बता दें कि 1700 के करीब ट्रकों को रोका गया है। तो बॉर्डर्स पर 1767 ट्रकों को रोका गया है। अब दिल्ली पूरी कोशिश कर रही है, दिल्ली सरकार, कि एक तरीके से प्रदूषण स्तर को कम किया जाए। तो बॉर्डर्स पर 1767 ट्रकों को रोका गया है। प्रदूषण पर एक्शन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की है। आप बता दें कि 1767 ऐसे ट्रक है जिनको बॉर्डर्स पे ही रोक लिए गई हैं। दिल्ली में एंट्री उनकी नहीं होने दी गई है और इसी के तहत अब एक के बाद एक जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। तो प्रदूषण पर एक्शन में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी नजर आ रही है, चूंकि दिल्ली सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो लगातार गंभीर श्रेणी में एक्यूआई पहुंच रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए और इसके बाद एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। सारे निर्माण कार्य बंद हो चुके हैं। BS3 BS4 जो है बसें वो साफ तौर पे मनाई है और इससे पहले भी देखा था गोपाल राय धरातल पे उतरे थे। एक निरीक्षण उनकी तरफ से किए गए थे। स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। कई एक्शन प्लान भी लागू कर दिए गए हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि क्या क्या लागू हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है ऑड इवन। तो मैथ्स की भाषा में 1 3 5 7 और 9 ऑड इवन कहते हैं। इसी के साथ अब आपको बताते हैं इसी तरीके के 2 4 6 8 और 0 को इवन नंबर कहते हैं।
जो शून्य है वो इवन नंबर में भी आता है। अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7, 9 है तो आप महीने की 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 तारीख को ही गाड़ी चला पाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर इवन यानी कि 2, 4, 6, 8, 0 है तो आप महीने की 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तारीख को ही गाड़ी निकाल पाएंगे। ये ऑड इवन का फॉर्मूला है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑड किसे कहते हैं, इवन किसे कहते हैं। ऑड 1, 3, इसके बाद 5, 7 ये जो अंक है इनको ऑड कहते हैं और इसी तरीके से इवन 2, 4, 6, 8, 0। अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7 है तो आप इसी हिसाब से यानी कि जो तारीख होगी उसी हिसाब से आप गाड़ी चला पाएंगे। 8, 10 को इवन वाली गाड़ी भी आप आसानी से चला पाएंगे। तो मैथ्स की भाषा में हम आपको समझा रहे हैं कि ऑड इवन क्या होता है। अजय चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय देखिए, अब ऑड इवन फॉर्मूला भी लागू होने जा रहा है हर साल की तरह। बिल्कुल, देखिए लगातार जो दिल्ली का जो वातावरण है वो काफी स्तर पर खराब होता नजर आ रहा है और तो इन दोनों में जो जहर है वो लोगों को मुश्किलें झेलना पड़ रहा है क्योंकि इसमें ज्यादा बच्चों को बुजुर्गों को नुकसानदायक है। कोई खांसी की बीमारी, काफी और दम घुटने की दवाई भी सामने आ रही है। तो देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री और साथ साथ में बात करें कि जो यहाँ के पर्यावरण मंत्री थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने एक्शन लिया कि क्यों ना दिल्ली के अंदर फिर से एक बार ऑड इवन लागू किया जाए। तो देखिए ऑड इवन से लागू करते जाता है लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं भी सामने खड़ी हो जाती हैं। क्या स्थिति से हर साल यही ऑड इवन अपनाया जाता है 1 से 1.5 महीने तक तो गाड़ियां, लेकिन हाँ ये जो अगर दिल्ली के अंदर ट्रैफिक को कंट्रोल कर दिया जाए तो लगता है कि जो दिल्ली का प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आता है इसमें। अच्छा, सब चीजों का अगर देखा जाए तो बूंद बूंद से सागर भरता है, सागर बनता है और ऐसे में चाहे पॉल्यूशन की बात की जाए तो पराली का भी इसमें अहम रोल है। इसी के साथ जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें भी इनका अहम रोल है। कई ऐसी चीजें हैं जिससे जुड़कर ये प्रदूषण जो है वो लगातार हावी होता जा रहा है दिल्ली सरकार पर। अब इसको रोकने के लिए क्या सिर्फ ऑड इवन फॉर्मूला ही ठीक रहेगा या इसके अलावा और कोई विकल्प भी दिल्ली सरकार अपनाने जा रही है? अजय देखिए, जब दिल्ली की स्थिति खराब होती है तो कहीं ना सरकार के जो है हलचल में आती हैं, कई नियम बनाए जाते हैं, निर्माण से रोक दिया जाए पर जो ठीक है अजय, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी है, बता दें कि थोड़ी देर में दिल्ली में बैठक शुरू होने वाली है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है जहां थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक। चूंकि प्रदूषण को लेकर ये बैठक होने जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस प्रदूषण को, ये जो लेवल लगातार AQI का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पे कंट्रोल किया जाए और इसीलिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। तो बैठक बुलाई गई है, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर है, दिल्ली के सीएम थोड़ी देर में ये बैठक करने जा रहे हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली में ये बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। विधायकों की बैठक सीएम केजरीवाल ने बुलाई है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। अब दिल्ली की व्यवस्था जो है और भी ज्यादा बिगड़ी हुई नजर आ रही है। लगातार गंभीर श्रेणी में अब AQI लेवल पहुंच रहा है जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक है। WHO के मुताबिक ये उनकी क्षमता से भी 200 के पार पहुंच चुका है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की स्थिति, राजधानी की स्थिति इस वक्त क्या है। लोग सांस नहीं ले रहे, अंदर जहर ले रहे हैं जो कि उनके लिए कई ज्यादा घातक हो सकता है। अजय चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अब से कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली है, कौन कौन मीटिंग में मौजूद रहेगा, क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही कल से रोहतक से मीटिंग करके वापिस लौटे, सुबह अपडेट किया कि शाम को एक मीटिंग की जाएगी प्रदूषण को लेकर के। इसमें स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे, साथ में अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री भी यहाँ मौजूद रहेंगे। इनके जो नियम है वो भी रहेंगे, अधिकारी भी इसमें काफी लोग मौजूद रहेंगे। वो कहीं ना कहीं देखिए जो चर्चाएं हैं वो ऑड इवन पर ही ज्यादा इसमें ध्यान दिया जाएगा क्योंकि ऑड इवन से जो रोड पर गाड़ियां उतरती हैं वो कम मात्रा में उतरती हैं जिससे कि थोड़ा सा वातावरण चेंज होता है। लेकिन अगर ठीक है अजय, आपसे कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये मीटिंग होने जा रही है, इससे पहले हमने देखा था जो मीटिंग हुई थी इसमें ऑड इवन सिस्टम लागू होने जाने की बात कही गई थी। इस मीटिंग में क्या कुछ खास और क्या कुछ अलग लेके आने वाली है प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए सरकार?
देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा स्वीटी, लगातार जिस तरीके से प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सरकार तमाम बैठक कर रही है, उसी को लेकर के अब ये बैठक हो रही है। और इसमें विशेष तौर पर ये तमाम चर्चा करनी है कि जो वो ओल्ड इवन का फार्मूला हो या फिर और चीजें लाइक पटाखे बैन की बात करें, और फिर उसको किस तरीके से धरातल पर लागू करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओल्ड इवन फार्मूला लागू करना और उसको धरातल पर उतारना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और उसी को उतारने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की जानी है और उसी को लेकर के ये एक अहम बैठक होनी है, क्योंकि 13 से 20 तारीख तक जो ओल्ड इवन का जो फॉर्मूला लागू किया गया है वो दिल्ली में, क्योंकि उस समय दिवाली का त्योहार होता है और दिवाली के बाद विशेष तौर पर जो दिल्ली का जो प्रदूषण होता है वो और भयंकर हो जाता है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए समय रहते ही ओल्ड इवन का फॉर्मूला पहले से ही लागू किया गया है। हालांकि लोगों को ये राहत दी गई है कि पहले लोग दिवाली का त्योहार मना लें, उसके बाद ओल्ड इवन लागू किया गया और उसके बाद उन तमाम चीजों को किस तरीके से धरातल में पहुंचाना है। तो ये बताइए अजीत कि ओल्ड इवन का फॉर्मूला लागू तो 13 तारीख से हो जाएगा, लेकिन जो भी इस फॉर्मूले के तहत नहीं चलेगा, जो भी यातायात के इस नियमों को नहीं मानेगा, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी? चालान कटेगा तो कितने का कटेगा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, लगातार दिल्ली सरकार अलग अलग प्रयास कर रही है। अभी हाल ही में एक और जो प्रतिबंध लगाया था, जो ग्रैब 3 सिस्टम जब लागू किया गया था और उसके बाद जब ग्रैब 4 सिस्टम लागू किया गया तो वाहनों को लेकर के जिस तरीके से प्रतिबंध BS3 या BS4 की बात करें, पेट्रोल डीजल की जिस तरीके से सरकार ने लागू किया, तो उस समय 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया कि जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसको 20,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से सरकार कड़े नियम लागू कर रही है ताकि सख्ताई से इन तमाम नियमों को पालन किया जा सके और दिल्ली की हवा को एक बार फिर से पहले की तरह किया जा सके। यही तो सवाल है अजीत कि कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं, लेकिन उस नियम को धरातल पे कितना उतारा जा रहा है, ये कश्मकश में बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के गर्भगृह में हुआ है अक्षत पूजन। वैदिक विद्वानों के साथ हुआ है अक्षत पूजन। अक्षत पूजन के बाद कई शहरों में भेजा जाएगा अक्षत। अक्षत को ले जाने के लिए 500 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे हैं अयोध्या। अक्षत वितरण के लिए बनाया गया है भव्य पंडाल, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के गर्भगृह में अक्षत पूजन हुआ है। भारी संख्या में यहाँ पे विद्वान पहुंचे थे। वैदिक विद्वानों के साथ अक्षत पूजन किया गया। इसी के साथ तमाम राम भक्तों पर भी ये अक्षत जाने वाला है और ये तस्वीरें हैं अक्षत पूजन की जो आप तक पहुंचा रहे हैं। कितनी संख्या में विद्वान पहुंचे हैं। अभिनव आनंद सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, कब से इसकी शुरुआत हुई है और क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाएंगे? बिल्कुल साफ तौर पर आपको स्वीटी बताना चाहूंगा कि अब पूरे ये राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी सनातनी हिंदू है वो अपने भगवान आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन के लिए बिल्कुल आह्लादित हैं। आपको बता दें कि अक्षत पूजन का जो कार्यक्रम था इसमें लगभग 40 टुकड़े बनाए गए थे, इकाई बनाई गई। 40 टुकड़ों में बता दें कि लगभग 500 कार्यकर्ताएं इसमें शामिल होंगे, जिनका एकमात्र कार्य होगा कि वो भगवान जो जन्मभूमि पथ पर जो अक्षत पूजन का ये जो कार्यक्रम हुआ तो उसमें लगभग 400 कुंटल चावल का अक्षत बनाया गया है। उन्हीं अक्षतों को लगभग 500 कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश में घर घर पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जी, फिर उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम होगा अक्षत पूजन घर तक पहुंचाने के बाद? जी बिल्कुल बता दें कि 22 जनवरी 2024 में रामलला भगवान राम अपने आराध्य जो हिंदू के आराध्य हैं वो अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और इसका गवाह संपूर्ण विश्व देखेगा। बता दें कि लगभग 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, जिनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। जी, तो कितनी भारी संख्या में विद्वान पहुंचे थे इस पूजन में हिस्सा लेने के लिए? लगभग और कितने देर तक ये पूरा कार्यक्रम चला? जी बिल्कुल बता दें कि लगभग 40 ज्योतिषाचार्य एवं विद्वानों के जो टुकड़ी रही है उन्हीं टुकड़ियों से इस अक्षत पूजन का जो कार्यक्रम उसको लगभग समापन की तरफ देखा गया। जी, तैयारी कितने दिनों से चल रही थी? अब इस अक्षत पूजन के बाद कौन सा स्टेप है जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले लिया जाना है? कौन सा पूजा फिर इसके बाद होगा?
देखिए बिल्कुल स्वीटी, आपको बताना चाहूंगा कि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है लगभग 90% पूरा हो चुका है। और इसके साथ ही साथ अयोध्या में पर्यटकों के चलते आप बताना चाहूंगा कि पर्यटकों को लुभाने के लिए तरह तरह की योजनाएं अयोध्या में लाई जा रही हैं। और आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 मकर संक्रांति के बाद लगभग 9 दिवसीय का जो कार्यक्रम होगा और बहुत ही भव्य और दिव्य होने वाला है। जी बिल्कुल, इसका इंतजार पूरे देश को है और उस एक पल के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिनव तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बदायूं के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के गांधी ग्राउंड में शब्बीर गेट के सामने एसओजी में तैनात सिपाही लोकेंद्र ने ऑटो चालक को जमकर पीटा। एसओजी में तैनात सिपाही लोकेंद्र की बाइक ऑटो से टच हो गई। इसी बात को लेकर एसओजी में तैनात सिपाही लोकेंद्र आज आग बबूला हो गए। फिर उसने ऑटो चालक को जमकर पीटा। ऑटो चालक मीरा जी की चौकी मोहल्ले का निवासी है और उसका नाम करण है। फिलहाल ऑटो चालक के मुंह पर गंभीर चोट आई है और उसने अपना अस्पताल में इलाज कराया। वहीं एसओजी में तैनात सिपाही ने ऑटो चालक को जेल भेजने की धमकी दी है। एसओजी में तैनात सिपाही द्वारा मारपीट करने का राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। फिलहाल एसओजी में तैनात सिपाही की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। विजय कुमार ज्यादा जानकारी के साथ बदायूं से जुड़ चुके हैं। विजय, बताइए कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या एसओजी ऐसे ही घूम रहा है? दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे तो एसओजी सिपाही की ये गुंडई साफ तौर पे दिखाई दे रही है। वजह सिर्फ इतनी थी कि ऑटो ड्राइवर की मारपीट की गई। वजह इसके पीछे इतनी थी कि एसओजी जो है उसके वाहन से ऑटो टच हो गया, जिसके बाद से एसओजी आग बबूला हो गया और बिना कुछ न दाएं न बाएं देखते हुए सीधे ऑटो ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। जब तक उसको गंभीर चोटें नहीं आई तब तक उसको छोड़ा नहीं और आसपास के लोगों ने छुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन एसओजी एक ना माना। और बता दें कि ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वर्दी की धड़क यहाँ पे दिखाई जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा गुस्सा है जिससे आम जनता की परवाह किए बिना लगातार पीटा जा रहा है बिना रुके। तो एसओजी सिपाही का नाम लोकेंद्र है जिनकी गुंडाई देखने को मिली है। विजय कुमार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, ये बताइए कि एसओजी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? जो है किसी प्रकार की जो एसओजी के जो सिपाही है लोकेंद्र, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से ऐसा अभी तक कोई बयान नहीं आया। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि पूरा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए विजय। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के पक्की सराय के एक मोहल्ले में मोहल्ले वासियों ने भाजपा के एससी मोर्चे के दबंग नेता से परेशान होकर घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। बता दें कि अर्जुन माहौर नाम का एक युवक खुद को भाजपा के एससी मोर्चे का नेता बताता है और आए दिन अपने दोस्तों के साथ शाम के समय में मोहल्ले के
चौक में बैठकर शराब पीकर आती जाती युवतियों से छेड़खानी करता है, गंदी गंदी गालियां देता है और SC/ST के मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है, जिससे मोहल्ले वासी परेशान हो गए। हालांकि इसकी शिकायत कई बार थाने पर दी गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते मोहल्ले वासियों ने हार कर अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा। SC मोर्चा हाय हाय, SC मोर्चा हाय हाय। SC मोर्चा हाय हाय, SC मोर्चा हाय हाय। तो भाजपा नेता SC/ST केस दर्ज करने की बात कर रहे थे और आती जाती युवतियों को भी वो छेड़ते हैं और ऐसे में आक्रोश नजर आ रहा है मोहल्ले वासियों के अंदर। मोहम्मद शहनवाज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, कब से ये चल रहा है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? इसमें लगातार मैं आपको बता दूं मैडम, कार्रवाई की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोपियों का ये कहना है कि ये भाजपा नेता होने की वजह से पुलिस इन पर कार्रवाई करने से बच रही है। तो वहीं स्थानीय लोगों को आरोप है कि अब उन्होंने अपने मकानों पर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं कि ये मकान बिकाऊ है, क्योंकि ये जो अपने आप को नेता बताते हैं ये वहाँ चौक में बैठकर चौपाल लगाते हैं, दारू शराब अन्य काम करते हैं, आते जाते लोगों को छेड़छाड़ करते हैं। जब इसकी शिकायत स्थानीय लोग करते हैं तो पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर कार्रवाई की बात करती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिसके चलते इन पर कोई कार्रवाई की जा सके। तो कितने दिनों से कंप्लेंट की जा रही है? देखिए मैडम, स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार इसको लेकर हमने कई बार क्षेत्रीय पुलिस उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये अपने आप को भाजपा नेता बताता है और इसकी कहीं ना कहीं दबंगाई चलती है, जिसके तो भाजपा नेता बताता है इसलिए क्या कार्रवाई नहीं हो रही है या इसके पीछे कोई और रीजन है? ऐसा इनका स्थानीय लोगों का आरोप है कि सिर्फ ये क्योंकि भाजपा से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ठीक है शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आगरा के खंदौली क्षेत्र के व्यापारियों मोहल्ले में पुराने विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। बता दें कि दोनों तरफ से पथराव हुए, जमकर मारपीट हुई, साथ ही कई राउंड फायरिंग भी हुई। बताया जा रहा है कि पथराव में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जो वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सर्किल का फोर्स और पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 48 घंटे के अंदर दूसरी बार दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले भी आधी रात को भूकंप के झटके दिल्ली NCR में महसूस किए गए थे। एक बार फिर से दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि 48 घंटे के अंदर भूकंप के झटके दिल्ली NCR में महसूस किए गए हैं। दूसरी दफा, इससे पहले हमने देखा था जो भूकंप के झटके थे उसका केंद्र नेपाल का जाजरकोट रहा था। वहां पे भारी तबाही हुई थी, 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और वो तबाही की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। अब देखिए दिल्ली NCR में लगातार ये एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। पिछली बार 4.9 तीव्रता रही थी। अगर नेपाल की बात की जाए तो 6.5 तीव्रता मापी गई थी। और एक बार फिर से दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक के बाद एक भूकंप के झटके दिल्ली NCR में महसूस किए जा रहे हैं। हर कोई सदके में है कि इतने आखिर भूकंप आ क्यों रहे, इसके पीछे के
क्या रीजन है। इससे पहले हमने देखा था बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कई ऐसे इलाके थे जहां पे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अब महत्वपूर्ण सूचना, भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। तो अब से कुछ ही देर पहले भूकंप के हल्के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं एक बार फिर से। और बता दें कि पिछली बार 4.9 इसकी तीव्रता मापी गई थी और अब जो जानकारी निकल के सामने आएगी कि कहां पे इसका केंद्र रहा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। क्या इसकी तीव्रता रही, तो धीरे धीरे से जैसे जानकारी आ रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, हालांकि ये भूकंप के झटके हल्के बताए जा रहे हैं जो कि महसूस किए गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, पंखे हिलने लगे थे, जिसके बाद से लोग सदके में आ गए थे कि 48 घंटे के अंदर ये ऐसा हुआ है जो दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले भी हल्के झटके महसूस किए थे, एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नितिन, देखिए 48 घंटे के अंदर ये दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या तीव्रता मापी गई है? बिल्कुल स्वीटी, देखिए 48 घंटे में 2 बार ये झटके महसूस किए गए। इतना ही नहीं, अभी अगर हमें याद है अभी एक सप्ताह पहले भी इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तीव्रता अभी तक नहीं मापी गई क्योंकि लोगों को कुछ हल्के झटके जो है वो महसूस किए हुए हैं यहाँ पर, और जल्दी अभी इसकी खबर भी आएगी तो आपको अपडेट की जाएगी कि आखिरकार कितनी तीव्रता का भूकंप रहा, केंद्र कहाँ का रहा। लेकिन स्वीटी, सबसे बड़ी बात है कि जनता का विषय है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से कुछ समय पहले भूकंप आया नेपाल में, जिसका सबसे ज्यादा असर दिखा, केंद्र भी नेपाल में था, लेकिन नेपाल के साथ साथ उत्तर भारत के जिन हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, भूवैज्ञानिकों ने इसको लेकर एक चिंता भी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि दरअसल धरती में एक अलग तरह की जो गैस है वो काफी समय से एकत्रित हो रही है, एनर्जी जो है वो एकत्रित हो रही है, और ये एक बड़ी चिंता हो सकती है हम सभी के लिए। अगर समय रहते इसको लेकर ना सोचा गया, कुछ ना किया गया, तो अभी तो नेपाल पर बीती थी जिस तरह से भारी नुकसान वहां पर हुआ था, और पिछले कुछ समय से लगातार दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि इसको लेकर जल्द कुछ सोचा जाए और एक बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।